Shut up and sit down. Tribal revolts, Janjatiya Vidroh. Another group of people who revolted against the British rule were the tribals. एक अन्य समूह जिसने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया वे थे जनजाति के लोग. The tribal groups were an important and integral part of Indian life. अब देखिए, जनजातीय समूह भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा थे. Before their annexation and subsequent incorporation in the British territories, they had their own social and economic systems. अब देखिए, इनके संयोजन और तत्पश्चात इन्हें अंग्रेजी प्रदेशों में सम्मिलित किए जाने से पहले इनकी निजी सामाजिक और आर्थिक प्रणालियां थीं. These systems were traditional in nature and satisfied the needs of the tribals. यह प्रणालियां पारंपरिक प्रकृति की थीं और जनजातियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती थीं. Each community was headed by a chief who managed the affairs of the community. प्रत्येक समुदाय का एक मुखिया होता था और वो मुखिया उस समुदाय के सभी मामलों के प्रबंधन में पूरी तरह स्वतंत्र होता था. They also enjoyed independence regarding the management of their affairs. अब देखिए, उनके जो भी काम थे, वो जो भी चाहते थे वह आज़ादी से अपनी चीज़ों को कर सकते थे. The land and forest were the main source of livelihood. ज़मीन और जंगल उनकी जीविका के मुख्य साधन थे. The forest provided them with basic items which they required for survival. जीवित रहने के लिए जिन बुनियादी चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती थी उनकी पूर्ति जंगलों से होती थी. The tribal communities remained isolated from the non-tribals. जनजातीय समुदाय गैर जनजातीय समुदायों से बिल्कुल अलग-अलग रहते थे. The British policies proved harmful to the tribal society. अंग्रेजी नीतियां जनजातीय समाज के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई. This destroyed their relatively self-sufficient economy and communities. इसने उनकी अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और समुदायों को नष्ट कर दिया. The tribal groups of different regions revolted against the Britishers. विभिन्न प्रदेशों के जनजातीय समूहों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया. Their movements were anti-colonial in nature because they were directed against the colonial administration. उनके आंदोलन गैर औपनिवेशिक प्रकृति के थे क्योंकि वे सभी औपनिवेशिक प्रशासन के विरोध में चलाए गए थे. The tribals used traditional weapons, mainly bows and arrows, and often turned violent. जनजातीय लोग पारंपरिक हथियारों विशेष रूप से धनुष बाणों का प्रयोग करते थे और अक्सर हिंसक हो जाते थे. The Britishers dealt severely with them. अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे अंग्रेजों ने इनका सख्ती से दमन किया. They were declared criminals and antisocial. Their property was confiscated. इन्हें अपराधी और समाज विरोधी घोषित कर दिया गया. इनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया. They were imprisoned and many of them were hanged. उन्हें जेलों में डाल दिया गया और कईयों को तो फांसी पर चढ़ा दिया गया. The tribal movement in India remained confined to some regions only. जनजातीय आंदोलन भारत के कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रहा. But it did not lag behind other social groups as regards to participation in the anti-colonial movement. परंतु जहाँ तक उपनिवेश विरोधी आंदोलनों का प्रश्न है, यह लोग इसमें भाग लेने के मामले में अन्य सामाजिक समूहों से किसी प्रकार से पीछे नहीं रहे. We shall now read about some major tribal revolts that took place against the British rule.
अब हम कुछ मुख्य जनजातीय विद्रोहों के संबंध में पढ़ेंगे जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़े हुए थे। सबसे पहला आप देख रहे हैं द संथाल रिबेलियन 1857 1855 टू 1857, ठीक है, जिसको हम लोग संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1855 से 1857 तक ये चला। द एरिया ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द संथाल्स वाज कॉल्ड दमन ए कौह और संथाल परगना। संथालों के गढ़ को दमन ए कौह और अथवा संथाल परगना कहा जाता था। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम Bhagalpur in Bihar in the north to Orissa in the south, stretching from Hazaribagh to the borders of Bengal. इसका विस्तार उत्तर में बिहार के भागलपुर से दक्षिण में उड़ीसा तक, हजारीबाग से बंगाल की सीमा तक विस्तृत था। The Santals, like other tribes, worked hard to maintain their lives in the forest and wild jungles. अन्य जनजातियों की तरह संथाल भी जंगलों और वनों में अपने जीवन यापन के लिए कठिन परिश्रम करते थे। They cultivated their lands and lived peacefully life, which continued till the British official brought them with them traders, moneylenders, zamindars and merchants. वे अपनी जमीन पर तब तक खेतीबाड़ी करके शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे जब तक कि अंग्रेज अधिकारी व्यापारियों, साहूकारों, ऋणदाताओं, जमींदारों और थोक सौदागरों को अपने साथ नहीं ले आए। They were made to buy goods on credit and forced to pay back with a heavy interest during harvest time. वे उन्हें सामान उधार लेने और फसल के समय भारी ब्याज सहित इसे वापस करने के लिए मजबूर करते थे। As a result, they were sometimes forced to give the Mahajan not only their crops but also plough, bullocks and finally the land. जिसके परिणाम स्वरूप कई बार उन्हें महाजनों को न केवल अपनी फसल देनी पड़ती थी बल्कि इसके साथ ही अपने हल, बैल और अंत में जमीन भी देने पर मजबूर होना पड़ता था। Very soon they became bonded laborers and could serve only their creditors. बहुत जल्द ही वे बंधुआ मजदूर बन जाते थे और सिर्फ अपने ऋणदाताओं की ही सेवा कर सकते थे। The peaceful tribal communities were now up in arms against the British officials, zamindars and moneylenders who were exploiting them. अब देखिए, शांतिपूर्ण जनजातीय समुदाय ने अब अपने शोषक अंग्रेजी अफसरों, जमींदारों और ऋणदाताओं के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए थे। सिद्धू एंड कानू वर लीडिंग संथाल रिबेल लीडर्स। संथाल विद्रोहियों का नेतृत्व सिद्धू और कानू कर रहे थे। They gave a heroic fight to the British government. उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ाई में बहादुरी से मुकाबला किया। Unfortunately, the Santhal rebellion was crushed in an unequal battle, but it became a source of inspiration for future agrarian struggles. दुर्भाग्यवश इस असमान स्तर की लड़ाई में संथाल विद्रोह का दमन कर दिया गया था, परंतु यह विद्रोह भविष्य के लिए कृषक संघर्षों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। ठीक है, फिर आता है हमारा मुंडा रिबेलियन। तो आइए अब हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। 1899 टू 1900, 1899 से 1900 ईस्वी तक। One of the most important and prominent rebellion which took place after 1857 was the Munda Rebellion. 1857 के बाद हुए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख विद्रोहों में से एक था मुंडा विद्रोह। The Mundas traditionally enjoyed certain rights as the original clearer of the forest, which was not given to the other tribes. पारंपरिक रूप से मुंडाओं को जंगलों की सफाई करने के रूप में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे जिन्हें किसी अन्य जनजातियों को नहीं दिया जाता था। But this land system was getting destroyed in the hands of the merchants and moneylenders long before the coming of the British. परंतु अंग्रेजों के आने से बहुत समय से पहले ही व्यापारियों और ऋणदाताओं के हाथों
इस भूपद्धति को विनष्ट किया जा रहा था. But when the British actually came into these areas, they helped to destroy the system with a rapid pace when they introduced contractors and traders. परंतु जब अंग्रेज वास्तव में इस क्षेत्र में आए और जब उन्होंने ठेकेदारों और सौदागरों को इस क्षेत्र से परिचित कराया, तो उन्होंने इस पद्धति को और भी तेजी से नष्ट करने में सहायता की. These contractors needed people to work with them as indentured laborers. इन ठेकेदारों को इनके साथ काम करने के लिए इकरारनामे में बंधे मजदूरों की आवश्यकता थी. This dislocation of the Mundas at the hands of the British and their contractors gave birth to the Munda Rebellion. अंग्रेजों और उनके ठेकेदारों के हाथों मुंडाओं के इस विस्थापन ने महत्वपूर्ण मुंडा विद्रोह को जन्म दिया. The most prominent leader of this rebellion was Birsa Munda, who was more aware than the others as he had received some education from the missionaries. इस विद्रोह का बहुत महत्वपूर्ण नेता था बिरसा मुंडा, जो कि अन्य लोगों की तुलना में अधिक जागरूक था क्योंकि उसने मिशनरियों से कुछ शिक्षा प्राप्त की थी. He encouraged his tribe people to keep the tradition of worshipping of the sacred groves alive. उसने अपनी जनजाति के लोगों को पवित्र वृक्ष कुंजों की पूजा को जीवित रखने के लिए प्रेरित किया. This move was very important to prevent the Britishers from taking over their wastelands. अंग्रेजों द्वारा अपनी बंजर जमीन पर कब्जे से बचने के लिए ऐसी कार्रवाई करना बहुत महत्वपूर्ण था. For this, Birsa Munda fought against the moneylanders or Mahajans and English officials. इसके लिए बिरसा मुंडा ने ऋणदाताओं, महाजनों और अंग्रेजी अधिकारियों के विरुद्ध लड़ाई की. He attacked police stations, churches and missionaries. अब देखिए, उसने पुलिस थानों, गिरजाघरों और धर्म प्रचारकों missionaries पर आक्रमण किया. Unfortunately, the rebels were defeated and Munda died in prison soon after 1900. दुर्भाग्यवश विद्रोहियों की हार हुई और शीघ्र ही सन 1900 में जेल में मुंडा की मृत्यु हो गई. But this sacrifice did not go in vain. परंतु उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया. The छोटा नागपुर Tenancy Act of 1908 provided some land ownership rights to the people and banned bonded labor of the tribal. सन 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अधीन लोगों को भूमि पर कुछ स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए और जनजातियों की बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगा दी गई. Birsa Munda became the architect of Munda Rebellion and somebody who is remembered even today. बिरसा मुंडा विद्रोह के निर्माता और एक ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्हें आज भी याद किया जाता है. Did you know? क्या आपको पता है? Indentured. An indentured laborer was one who had to work for others on a contractual basis for a fixed period of time. The person had to work in a foreign or new place and in return would be given payment for travel, accommodation and food. तो इंडेंचर्ड का मतलब क्या होता है? इंडेंचर मजदूर का मतलब वह व्यक्ति जिसे एक ठेके के आधार पर एक निर्धारित समय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करना पड़ता है. उस व्यक्ति को विदेश या किसी नए स्थान पर काम करना पड़ता है और इसके बदले में उसे यात्रा करने के लिए किराए का भुगतान, आवास और खाना दिया जाता है. ठीक है. फिर आता है आपका जेंटाई एंड गारो रिबेलियन 1860 to 1870. ठीक है. इसको जैंतिया या गारो विद्रोह कहा जाता है. 1860 से 1870 के बीच में ये रहा. After the first Anglo-Burmese War,
The British planned the construction of a road connecting Brahmaputra Valley, present-day Assam, with Sylhet, present-day Bangladesh. प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी, आधुनिक असम, को सिलहट, आज का बांग्लादेश, से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई. The Jantayas and the Garos in the northeastern part of India, present-day Meghalaya, opposed the construction of this road, which was of strategic importance to the British for the movement of troops. भारत के उत्तर पूर्व भाग, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, आधुनिक मेघालय, आज जो आधुनिक मेघालय है, में जनजातियों और गारो लोगों ने इस सड़क के निर्माण का विरोध किया, जो कि अंग्रेजों के लिए सैन्य दलों, ट्रूप्स के आने जाने के लिए यौद्धिक महत्व की थी. In 1827, the Jantiyas tried to stop work, and soon the unrest spread to the neighboring Garo Hills. 1827 में जनजातीय लोगों ने काम को रोकने की कोशिश की और बहुत जल्द ही यह असंतोष पड़ोस की गारो पहाड़ियों तक फैल गया. Alarmed, the British burned several Jantiyas and Garo village. सतर्क अंग्रेजों ने कुछ जैंतिया और गारो गांव को जला दिया. The hostilities increased with the introduction of house tax and income tax by the British in 1860s. अंग्रेजों द्वारा सन 1860 के दशक में गृह कर, हाउस टैक्स और आयकर, इनकम टैक्स शुरू किए जाने पर यह शत्रुता और भी बढ़ गई. आगे देखिए. The Jantiyas under leader Yukiang Nongba was captured and publicly hanged, and the Garo leader Pat Togan Sangma was defeated by the British. जयंतियाओं के नेता यू कियांग नोंगबा को गिरफ्तार कर लिया गया और सार्वजनिक रूप से उसे फांसी दे दी गई, और गारो लीडर, गारो नेता पा तोगांग सांगमा अंग्रेजों से हार गए. ठीक है, आगे देखिए. द अपराइजिंग ऑफ द भिल्स, 1818 से 1831. भील का विद्रोह, 1818 to 1831. The Bhils were largely concentrated in Khandesh, present-day Maharashtra and Gujarat. भीलों की अधिकांश आबादी थी खानदेश में, आधुनिक महाराष्ट्र एवं गुजरात में है ये जगह. खानदेश came under British occupation in 1818. खानदेश 1818 में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया. The Bhils conquered them as outsiders. भीलों ने उन्हें विदेशी माना. On the instigation of Trimbakji, rebel minister of Baji Rao II, they revolted against the Britishers. बाजीराव द्वितीय के बागी मंत्री त्रिम्बक जी के उकसाने पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया. आगे देखिए. द कोल अपराइजिंग, 1831 to 1832. कोल विद्रोह 1831 से 1832. The Kols of Singhbhum in the Chota Nagpur area enjoyed autonomy under their chiefs, but the entry of the British threatened their independence. छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंघभूम में कोलो को अपने मुखियाओं के अधीन स्वायत्तता प्राप्त थी, परंतु अंग्रेजों के आने से उनकी स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो गया. Later, the transfer of tribal lands and the coming of moneylenders, merchants, and British laws created a lot of tension. बाद में जनजातीय जमीनों को ट्रांसफर किया गया, हस्तांतरण किया गया, साहूकार आए, व्यापारी आए, और अंग्रेजी कानूनों के आने से वहां बहुत तनाव पैदा हो गया. This prompted the Kol tribe to organize themselves and rebel. The impact was such that the British had to rush troops from far-off places to suppress it. इसने कोल जनजातियों को संगठित होने
और विद्रोह करने के लिए उकसाया। इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने के लिए दूर दूर के स्थान से सैनिक टुकड़ियां मंगवानी पड़ी। फिर है द मपीला अपराइजिंग 1836 टू 1854, मपीला विद्रोह 1836 से 1854। The Mapilas were the Muslim cultivating tenants, the landless laborers and fishermen of Malabar region. मपिल्ला भाड़े पर खेतीबाड़ी करने वाले, भूमिहीन मजदूर और मालाबार क्षेत्र के मछुआरे मुसलमान थे। The British occupation of Malabar region and their new land laws, along with the atrocities of the landlords, mainly Hindus, led the Mapilas to revolt against them. It took many years for the British to crush the Mapilas. मालाबार क्षेत्र पर अंग्रेजों के अधिकार करने और नए भूमि कानून के साथ जमीन के मालिक, जो मुख्यतः हिंदू, द्वारा अत्याचारों ने मैपिला लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। मैपिला लोगों को दबाने में, उनको हराने में अंग्रेजों को बहुत वर्ष लग गया।